हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 15 पढ़ाने वाली हूँ। झांसी की रानी। इसको लिखने वाले इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। इनका जन्म सन 1885 ईस्वी में, इनका निधन यानी मृत्यु सन 1969 ईस्वी में हुआ था। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के मऊ रानीपुर नामक गांव में हुआ था। पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं के प्रति बचपन से ही उनकी रुचि थी। उन्हें ये सब पसंद था। आगरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार आदि उनके सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रस्तुत उपन्यास अंश यानी भाग लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित झांसी की रानी से उद्घृत है। उन्होंने अपने दत्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर भीषण युद्ध में अपने अद्भुत यानी अनोखे शौर्य यानी वीरता का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुई। बाबा गंगादास के आग्रह यानी विनती पर उनकी कुटी को तोड़कर चिता सजाई गई और रानी तथा मुंदर के शव की अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि का मतलब होता है दाह संस्कार। यहाँ पे वृंदावन लाल जी के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म 1885 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हुआ। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिला के मऊ रानीपुर नामक गांव में हुआ था। पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में उनको बहुत बचपन से ही रुचि थी, उन्हें पसंद था। आगरा विश्वविद्यालय से उन्हें डी.लिट की पदवी से सम्मानित किया गया। विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार आदि इनके प्रसिद्ध प्रख्यात उपन्यास हैं। प्रस्तुत उपन्यास भाग लक्ष्मीबाई के जीवन पर ये आधारित है। झांसी की रानी से ये उद्घृत है, लिखा गया है। उन्होंने अपने दत्तक यानी गोद लिए हुए पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर भीषण युद्ध में अपने अनोखे वीरता का प्रदर्शन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। बाबा गंगादास की विनती करने पर उनकी कुटी को तोड़कर चिता सजाई गई और रानी तथा मुंदर के शव की अंत्येष्टि यानी दाह संस्कार हुआ। आगे पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में से कलेवा डाला। कलेवा का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। और पीठ पर पानी का बर्तन कस लिया, झटपट शरबत बनाया। मुंदर बाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक क्षण यानी पल के लिए भी न छूटे पावे। वे आज अंतिम युद्ध लड़ने जा रही हैं। मुंदर, आप कहाँ रहेंगे? रघुनाथ सिंह, जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के समीप यानी नज़दीक ही रहने का प्रयत्न अर्थात प्रयास करूँगा। दुश्मन से दूर के बिगुल के शब्द की झाई कान में पड़ी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर प्रणाम किया और उस ओठ में जल्दी आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया, फिर तुरंत दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। यहाँ पे बताया गया कि मुंदर और रघुनाथ सिंह ने कुछ भी न खाकर जेबों में कलेवा यानी नाश्ता डाला और पीठ पर पानी का बर्तन बांध लिया और तुरंत शरबत बनाया। मुंदरबाई रघुनाथ सिंह ने कहा, रानी साहब का साथ एक पल के लिए भी छूटने न पाए। वे आज अंतिम लड़ाई लड़ने जा रही हैं। मुंदर ने पूछा, आप कहाँ रहेंगे? तो रघुनाथ सिंह ने जवाब दिया, जहाँ उनकी आज्ञा होगी वैसे आप लोगों के नज़दीक ही रहने का प्रयास करेंगे। दूर से दुश्मन के बिगुल के शब्द की झाई यानी आवाज़ कान में सुनाई दे रही थी। मुंदर ने रघुनाथ सिंह को मस्तक नवाकर यानी सिर झुकाकर प्रणाम किया और ओठ यानी पीछे में जल्दी से आंसू पोंछ डाले। रघुनाथ सिंह ने मुंदर को नमस्कार किया, फिर तुरंत दोनों शरबत लिए हुए रानी के पास पहुँचे। आगे पढ़ते हैं। मुंदर ने जूही को पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को अंग्रेजों की बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्ना कर ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा नहीं पिया।
रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश किया, दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मारे जाने पर ये विधर्मी मेरे देह को न छूने पाए। बस घोड़ा लाओ। मुंदर ने जूही को शरबत पिलाया। रघुनाथ सिंह ने रानी को अंग्रेजों की बिगुल का साफ शब्द सुनाई दिया। तोप का धड़ाका हुआ, गोला सन्ना कर ऊपर से निकल गया। रानी ने दूसरा शरबत नहीं पिया। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आज्ञा दिया कि दामोदर को आज तुम पीठ पर बांधो। यदि मैं मारी जाऊं तो इसको किसी तरह दक्षिण सुरक्षित पहुंचा देना। तुमको आज मेरे प्राणों से यानी जान से बढ़कर अपनी रक्षा की चिंता करनी होगी। और दूसरी बात यह है कि मारे जाने पर ये विधर्मी यानी धर्मभ्रष्ट मेरे शरीर को, देह मतलब होता है शरीर को, न छूने पाए। बस घोड़ा लाओ। आगे पढ़ते हैं। मुंदर घोड़ा ले आई। उसकी आंखें छलछला रही थीं। पूर्व दिशा में अरुणिमा यानी लालिमा फैल गई। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मुंदर घोड़ा लेकर आई। उसकी आंखें छलछला रही थी यानी आंखों से आंसू गिर रहे थे भरकर। पूर्व की दिशा में अरुणिमा यानी लाली छाए होते, सूर्य उदय हो रहे थे, सूर्य का प्रकाश फैल गया था। अब की बार कई तोपों का धड़ाका हुआ था। आगे पढ़ते हैं। रानी मुस्कुराई, बोली, यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलकती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है मुंदर। जा तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर बोली, यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का समय ही नहीं है। इसी से काम निकालूंगी। जूही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जा जूही, अपने तोप खाने पर छका तो दे इन बैरियों को आज। बैरियों का मतलब होता है दुश्मनों को। जूही ने प्रणाम किया। जाते हुए कह गई, इस जीवन का यथोचित अभिनय आपको न दिखला पाया। खैर, अंग्रेजों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जूही का तोपखाना आग उगलने लगा। इतने में सूर्य उदय हुआ। कई बार तोपों का धड़ाका हुआ तो यह देखकर रानी लक्ष्मीबाई मुस्कुराई और बोली कि यह तात्या की तोपों का जवाब है। मुंदर की छलकती हुई आंखों को देखकर कहा, यह समय आंसुओं का नहीं है मुंदर। जाओ तुरंत घोड़े पर सवार हो। अपने लिए आए हुए घोड़े को देखकर रानी लक्ष्मीबाई बोली कि यह अस्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, परंतु अब दूसरे को चुनने का यानी उनके चुनाव करने का समय नहीं है। इसी से मैं अपना काम चला लूँगी। और जूही के सिर पर हाथ फेर कर कहा, फेरना मतलब हाथ रखते हुए, सहलाते हुए उन्होंने कहा, जा जूही, अपने तोप खाने पर छका दे तो इन बैरियों को आज। छका देना यानी उनको डरा देना, दुश्मनों को। अंग्रेजों के गोलों की वर्षा हो उठी। रानी के सब सरदार और सवार घोड़ों पर जम गए। जूही का तोपखाना आग उगलने लगा और इतने में सूर्य उदय हुआ। आगे है। सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर मुख यानी चेहरे को दीप्त किया यानी चमका दिया। उनके नेत्रों की ज्योति दोहरे चमत्कार से भासमान हुआ। भासमान का मतलब होता है जलना, चमकना। तो यहाँ कह रहे हैं कि लाल वर्दी के ऊपर मोती हीरो का कंठा यानी गले का हार दमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकलती हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचका, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा कई दिन का बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब के मोर्चे थे। दक्षिण में बांदा के नवाब का। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई। यहाँ पे कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों ने रानी के सुंदर चेहरे को चमका दिया। उनके नेत्रों यानी नज़रों की ज्योति धुरे चमत्कार से भासमान हुआ यानी जल उठा। लाल वर्दी
यानी लाल रंग का वर्दी जो था उसके ऊपर मोती हीरो का कंठ यानी गले का हार चमक उठा और चमक पड़ी म्यान से निकली हुई तलवार। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। पहले जरा हिचका घोड़ा, फिर तेज हो गया। रानी ने सोचा कई दिन का बंधा होगा, थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। उत्तर और पश्चिम की दिशाओं में तात्या और राव साहब ने युद्ध संभाला था। दक्षिण में बांदा के नवाब। रानी ने पूर्व की ओर झपट लगाई यानी चली गई। आगे है, गत दिवस की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ में छिपा ली और हुजूर सवारों को कई दिशाओं से आक्रमण करने की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए थीं ही। हुजूर सवारों ने हमला कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का जवाब बंदूक से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजूर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब यानी जिसका कोई हिसाब न हो ऐसे दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए, कांप गए। काफ़ी समय हो गया परंतु अंग्रेज़ों को पेशवाई मोर्चों में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। यहाँ पे कह रहे हैं बीते दिनों की हार के कारण अंग्रेज जनरल सावधान और चिंतित हो गए थे। इन लोगों ने अपनी पैदल पलटनें पूर्व और दक्षिण के बीहड़ यानी घने जंगल में छिपा ली और हुजूर सवारों को कई दिशाओं से हमला करने की योजना की। तोपें पीठ पर रक्षा के लिए ही थी ही। हुजूर सवारों ने आक्रमण कड़ाबीन बंदूकों से किया। बंदूकों का उत्तर बंदूकों से दिया गया। रानी ने आक्रमण पर आक्रमण करके हुजूर सवारों को पीछे हटाया। दोनों ओर के सवारों की बेहिसाब दौड़ से धूल के बादल छा गए। रानी के रण कौशल यानी युद्ध के मैदान में उनके कौशल के मारे अंग्रेज जनरल कांप गए। काफ़ी समय हो गया परंतु अंग्रेज़ों को पेशवाई मोर्चे में से निकल जाने की गुंजाइश न मिली। उनको आशा नहीं था। जूही की तोपें गजब ढा रही थी। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करना तय किया। हुजूर सवार बढ़ते जाते थे, मरते जाते थे, परंतु उन्होंने इस तरफ की तोपों को चुप करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको खबर मिली कि पेशवा की अधिकांश ग्वालियरी सेना और सरदार अपने महाराज की शरण में चले गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जूही की तोपें गजब ढा रही थी यानी आग उगल रही थी। बहुत अच्छा तोप चला रही थी जूही। अंग्रेज नायक ने इन तोपों का मुंह बंद करने के लिए तय कर लिया, निश्चय कर लिया। हुजूर सवार बढ़ते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इस तरफ की तोपों को बंद करने का निश्चय कर लिया था। रानी ने जूही की मदद के लिए कुमुक भेजी। उसी समय उनको यह खबर मिली कि पेशवा की ज़्यादातर ग्वालियरी सेना अपने और सरदार अपने महाराज की आश्रय में चले गए। आगे पढ़ते हैं। मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का पहरी रिस रिस कर अपने सरकार का स्मरण कर रहा था। मुझे संदेह हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। गांठ में समय न होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। रानी बोली, अब जो कुछ संभव है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूसरित प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध लगा दी। करें कि मुंदर ने रानी से कहा, सवेरे अस्तबल का प्रहरी रिस रिस कर यानी रुक रुक कर अपने सरकार को याद कर रहा था। मुझे संदेह यानी शक हो गया था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ करेंगे। गांठ में समय न होना यानी समय की कमी होने के कारण कुछ नहीं किया जा सकता था। रानी बोली मुंदर से, अब जो कुछ संभव है, जो कुछ हो सकता है वह करो। इनकी लाल कुर्ती अब तलवार खींचकर आगे बढ़ी। उस धूसरित यानी चारों तरफ धूल फैल रहा था, उस प्रकाश में भी तलवारों की चमचमाहट ने चकाचौंध लगा दी थी। आगे पढ़ते हैं।
कुछ ही समय उपरांत समाचार मिला कि ग्वालियर सेना के परपक्ष में मिल जाने के कारण राव साहब के 2 मोर्चे छिन गए और अंग्रेज उसमें घुसने लगे हैं। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर एक और आगे बढ़ी। उधर हुजूर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे। जूही तलवार से भिड़ गई, घिर गई और मारी गई। मरते समय उसने आह तक न की। चीर गई थी, परंतु शत्रु की तलवार चीरने में जिस बात पर असमर्थ रही वह थी जूही की क्षीण मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत की गोद में खेल गई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ही समय बाद खबर मिला कि ग्वालियर सेना के परपक्ष यानी दूसरे पक्ष में मिल गए। उनके कारण राव साहब के 2 मोर्चे उनसे छीन गए और अंग्रेज उसमें घुसने लगे। रानी के पीछे पैदल पलटन थी। उसकी स्थिति संभालने की आज्ञा देकर एक और बढ़ी। उधर हुजूर सवार जूही के तोपखाने पर जा टूटे यानी हमला कर दिए। जूही तलवार से भिड़ गई, चारों तरफ से घिर गई और मारी गई। मरते समय उसके मुंह से आह तक नहीं निकला, कोई आवाज़ नहीं निकली। चीर गई थी यानी उसे चीर दिए थे लोग, परंतु दुश्मन की तलवार चीरने में जिस बात के लिए असमर्थ थी, नाकामयाब थी, लाचार थी, वह थी जूही की थोड़े सी मुस्कुराहट, जो उसके होठों पर अनंत यानी जिसका कभी अंत न हो ऐसे गोद में खेल गई थी। आगे पढ़ते हैं। वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट। समाचार मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध यानी व्यवस्था किया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे रंगीने सीधी किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर 2 पार्श्वों से झपटे। पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई और उस भागती हुई पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजूरों के घोड़े आ चुके थे। यहाँ पे बताया गया कि वर्दी के कट जाने पर हुजूरों ने देखा कि तोपखाने का अफसर गोरे रंग की एक सुंदर युवती थी और उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, हंसी थी, मुस्कान थी। समाचार यानी खबर मिलते ही रानी ने इस तोपखाने का प्रबंध किया, व्यवस्था किया। इतने में ब्रिगेडियर स्मिथ ने अपने छिपे हुए पैदलों को अपने छिपे हुए स्थानों से निकाला। वे इस रंगीने सीधे किए रानी के पीछे वाली पैदल पलटन पर 2 पार्श्वों से झपटे। दोनों तरफ से पेशवा की पैदल पलटन घबरा गई है देखकर और भागते हुए पलटन के बीच में गोरों की संगीने और हुजूरों के घोड़े आ चुके थे। आगे है। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बड़ा होने के कारण आगे का भाग आगे के वीडियो में आप लोग को पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया गया है वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। लेसन जो भी रहता है आप लोग को नोट में पूरा करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।